बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मौजूद एक टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। नील बोहर प्रेजेंटेड another model of atom in 1913 keeping in view the defects in Rutherford's atomic model। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मौजूद बुनियादी खामियों को मद्देनज़र रखते हुए 1913 में नील बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया और उस एटॉमिक मॉडल की बुनियाद मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर रखी गई। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी एमिट करते हैं और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरी बात कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। किसी भी ऑर्बिट में या शेल या जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये बुनियादी नुकात थे क्वांटम थ्योरी के, जिसकी बुनियाद पर नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से नंबर 1 कि हाइड्रोजन एटम में एक टाइनी न्यूक्लियस होता है। पहले पोस्टुलेट के मुताबिक नील बोहर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस उसके इसने आर का नाम दिया। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन का छोटा सा न्यूक्लियस है और ये उसके गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इसी को हम शेल भी कहते हैं, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो पहले पॉइंट के मुताबिक कि हाइड्रोजन के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और इसके गिर्द एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। और उसने बताया कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ज़ाहिर है न्यूक्लियस से लेकर हम यानी सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है उसको आर से शो करेंगे, यानी ये उसका रेडियस है। दूसरी बात कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो कुछ इस तरह था कि सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स को अल्फ़ाबेटिकली इनको के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू जितने शेल्स होंगे उस हिसाब से इनके नाम है। स्टार्ट होते हैं के से, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और इसी को तो ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और इन्हीं को शेल्स भी कहते हैं और इनको क्वांटम नंबर भी कहते हैं, n1, n2 और n3। तो ये जो मॉडल था ये हमारे सोलर सिस्टम के मुतरादिफ है। जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन, जैसे ये न्यूक्लियस है तो सन सेंटर में होता है और उसके गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये भी कुछ सोलर सिस्टम की तरह ही है कि सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के गिर्द प्लैनेट्स की निस्बत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद पोस्टुलेट्स में आगे चलें तो नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर शेल। तो ये जितने भी शेल हैं के, एल, एम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी ना तो ये एमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं जब तक ये अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद हैं। एमिशन ऑफ एनर्जी तब होगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर शेल ट्रांसफ़र होगा, यानी कि अगर
पहले आप ये समझे कि हायर शेल कौन सा है और लोअर शेल कौन सा है। तो जो शेल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक है वो लोअर शेल है, उसकी एनर्जी लो है, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लो है। जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, जैसे ये एल शेल है, उसके बाद एम शेल मज़ीद दूर है, तो जितना दूर होता जाएगा तो वो हायर शेल कहलाएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो एमिशन ऑफ एनर्जी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट तब करेगा जब उसने हायर से लोअर शेल में जाना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने, एम शेल के इलेक्ट्रॉन ने एल की तरफ आना है तो इसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। एम शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन ने एल शेल में जाना है तो इसको अपनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तब ही वो हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जा सकेगा। इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी तब होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर शेल में जाने की कोशिश करेगा। अगर के शेल में मौजूद इस इलेक्ट्रॉन ने एम शेल में जाना है, यानी लोअर से हायर शेल में जाना है, अंदर से बाहर की तरफ आना है, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसके अंदर एनर्जी आएगी तो ये इस काबिल होगा कि ये अपना शेल छोड़ के बाहर वाले शेल में या आउटर शेल में जा सके। तो अगर इस के शेल में मौजूद या फर्स्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाना है सेकंड में या थर्ड शेल में, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने लोअर से हायर शेल में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ताकि वो लोअर से हायर शेल में जा सके। उसके बाद एक इक्वेशन दी गई है कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी, यानी कि आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो हायर से लोअर शेल की तरफ आ रहा है या लोअर से हायर शेल की तरफ जाना चाहता है तो इसमें सारा ताल्लुक एनर्जी का है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। तो उसके लिए अगर एनर्जी चेंज होती है, जाहिर है अगर ये अपना ऑर्बिट चेंज करेंगे तो इनकी एनर्जी चेंज होगी, तो उसके लिए इसको डेल्टा ई से शो किया जाता है। तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये डेल्टा ई आपको बता दिया कि चेंज इन एनर्जी, और वी का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच वी। इसमें एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जो मैक्स प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से लिया गया है। इसकी जो वैल्यू होती है एच इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये है एच की वैल्यू जो कि फिक्स है। इसके अलावा ये जो वी है ये है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच वी। अब E2 और E1 क्या चीज़ है, तो ये जो हमने एम शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो फ़र्ज़ करें इसकी जो एनर्जी है वो है E2, और ये एम शेल से एल शेल में आना चाह रहा था, तो एल शेल की एनर्जी कहलाएगी E1। अब फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी थी 100 जूल, और जहाँ पे ये आना चाह रहा है वहाँ पर एनर्जी थी, यानी एल शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फ़र्ज़ करें 60 जूल है। तो अगर इस एम शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एल शेल में आना है तो इसको, यानी कि हम इन दोनों का आपस में E2 माइनस E1 करेंगे तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 रह जाएगा, यानी कि 40 जूल एनर्जी इस एम शेल के मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी, तब ही वो अपना ऑर्बिट या अपना शेल या एनर्जी लेवल चेंज कर सकेगा। और
आखिरी बात जो थी वो है कि फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इन ऑर्बिट्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है और उसको शो किया जाता है mvr इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसमें m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द फ्रीक्वेंसी, r इज़ द रेडियस और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया n इक्वल्स टू 1, 2 और 3। तो जो भी ऑर्बिट होगा, जो भी शेल होगा, फर्ज करें 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, सेकंड शेल है तो यहाँ 2 आ जाएगा, थर्ड शेल है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और h मैंने आपको बताया कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके अलावा 2 है और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416 होती है या 22/7। तो ये फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। अब मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम वैसे तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो उसको शो किया जाता है P इक्वल्स टू एम वी से, लेकिन चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम है तो इसमें ज़ाहिर है एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पर साथ रेडियस को भी लिखा जाता है। अब अगर बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंसेस जो हैं उनकी बात करें तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसमें नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी को अपने एटॉमिक मॉडल का बेस बनाया। और रदरफोर्ड ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन शेल्स, यहाँ तक तो बता दिया था, लेकिन जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया इस हद तक वो कॉन्सेप्ट नहीं दे सके थे। तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी। तो यहाँ पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने मखसूस ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड ने कहा था, जो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल पेश किया था उसके मुताबिक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करते हैं, मुसलसल हरकत में होते हैं, तो उस हिसाब से कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। लेकिन जो ऑब्टेन हुआ था वो था लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ऑब्जर्व हुआ। इसके अलावा रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया था उस हिसाब से एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी वाले भी यही कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव करता है तो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करता है। मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करने से क्या होगा? फ़र्ज़ करें ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल मूव कर रहा है और मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा, उसमें कोलैप्स हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था जो कि जिसके हिसाब से एटम जो है वो तबाह हो जाता है, जबकि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो उसके मुताबिक एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो कोलैप्स नहीं होता। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट या एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है, वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स नहीं कर सकता। तो ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो आज का टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।